नमस्कार, मैं हूँ दिलजीत सिंह और आप देख रहे हैं जेयू ब्रॉडकास्ट। हमारे साथ आज एक खास व्यक्ति जुड़े हैं, जोगिंदर सिंह, जो जेकेपीएससी में रैंक 36 हासिल किए हैं। जोगिंदर सिंह जी, स्वागत है आपका जेयू ब्रॉडकास्ट में। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। जोगिंदर सिंह, आपने अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए, अपने क्वालिफिकेशन के बारे में। हाँ, मैं डिस्ट्रिक्ट ग्राम पंचायत बिलोंग करता हूँ, शशि घाट बेतगली से मैं रहने वाला हूँ, वहाँ का निवासी हूँ। मैंने 10th तक अपना एजुकेशन अपने गांव से करा है, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी राजवी से मैंने 12th करा है। उसके बाद मैंने 11th गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जम्मू से या डेढ़ से करा है। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन एमएम कॉलेज से करा है, और उसके बाद मैं सिविल सर्विस की तरफ, पहले मैंने सोच दिया था कि मैं सिविल सर्विस की तरफ जाऊंगा। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन के बाद पूरी जो भी 2-3 ईयर्स है, पूरी डेडिकेशनली मैंने सिविल सर्विसेज को दिए। और फाइनली ड्यू टू द गॉड ग्रेस ये मैंने हासिल कर लिया। कॉम्पिटिटिव के लिए या सिविल सर्विस के लिए, जैसे आपने अभी कहा, तो ये मतलब आपको सबसे पहले मतलब ये कब सोचा कि हाँ, मेरे को अब सिविल सर्विस की तरफ से जाना है, या तो किसी ने गाइड किया होगा, तो इसका पीछे का क्या है? गाइड भी करा था, लेकिन असल में जब 2016 तक चलता है तो सफी अभी ने हमने काम करा था। तो तब से मैं थोड़ा सोच रहा था कि इस सर्विस में जाऊँ, इस सिविल सर्विस में जाऊँ। और आफ्टर 12th मैंने डिसाइड कर दिया था कि मैं सिविल सर्विस ही करूँगा। और बिल्कुल मैंने अपना सब्जेक्ट भी चेंज करे उसी के हिसाब से, और सिलेबस सिंक करने की कोशिश करी ताकि मैं आपको याद कर पाऊँ। जैसे अब मतलब कि दूसरे बच्चे जो होते हैं वो सारी कोचिंग लेते हैं कई कई इंस्टीट्यूट से, तो अपने यूपीएससी या जेकेपीएससी के लिए कोई कोचिंग? अब मैंने यूपीएससी के लिए लिया था, यूपीएससी की कोचिंग लिया था, तो जेकेपीएससी का सिलेबस बहुत ज्यादा सिंक करता है यूपीएससी के साथ, तो वो उसी के साथ हो जाता है, तो एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है, तो यूपीएससी की कोचिंग लिया था। अगर कोई एस्पिरेंट अगर जेकेपीएससी की तैयारी कर रहा है, जी। तो उसको मतलब कि कौन कौन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि मतलब कि ड्यूरिंग अपने प्रिपरेशन के टाइम? अब प्रिपरेशन के टाइम में यही ध्यान रखना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, क्योंकि आपको सुबह उठना है, लाइब्रेरी जाना है। और बाकी जब आप ये बड़ा स्टूडेंट को रहता है कि हम कोचिंग करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप पहले एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद कोचिंग के लिए जाइए, क्योंकि मैंने बड़े बच्चे ऐसे देखे हैं कि वो विदाउट एनसीईआरटी पढ़े कोचिंग करने जा रहे हैं, तो वो तो चीजें हैं वो लिंक नहीं कर पाते हैं, तो एक्चुअली में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ऐसे भी मैंने अपने दोस्त देखे जो बिल्कुल एक साल के बाद प्रिपरेशन छोड़ गए, क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी पहले पढ़ी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि पहले एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए और उसके बाद कोचिंग करिए, वो बहुत इफेक्टिव में देखिए और आप एक स्ट्रेटेजी में बना पाओ। नहीं तो ऐसे ही आप एक साल का पता नहीं लगेगा कि एग्जाम क्या डिमांड कर रहा है, क्या कर रहा है। तो पहले एनसीईआरटी को कंप्लीट करिए और उसके बाद अगर कोचिंग आपको लगता है कि नहीं यार अभी मुझे गाइडेंस की जरूरत है तो कोचिंग लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और आजकल आप तो ऑनलाइन भी कोचिंग इजिली मिल जाती और जैसे ऐसे देखा गया है कि वेब सीरीज या कोई भी मतलब ऐसे इंटरव्यू में बताया जाता है कि कोई जो एस्पिरेंट होता है तो वो सोशल मीडिया से दूर रहता है, है जी। डिस्कनेक्ट हो जाता है अपने समाज से। तो मतलब कि वो क्या वो सही बात है? मतलब इसके पीछे मतलब कैसे आपने कैसे मतलब जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आप सोशल मीडिया से दूर थे और डिस्कनेक्ट थे अपने मतलब परिवार से, या कुछ ऐसा होता है? नहीं, डिस्कनेक्ट तो नहीं थे, क्योंकि परिवार से तो बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट नहीं रहना है और मैं ये गाइड भी नहीं करूंगा। लेकिन ये है कि सोशल मीडिया पे, क्योंकि मैंने परसों 1-2 दिन में ही अकाउंट खोला है, तो मैं खुद दिन का कम से कम 3-4 घंटे उसी पे स्क्रॉल करता रह रहा हूँ। तो वो हम किसी को बोल नहीं सकते। लेकिन ये है कि अगर आप इसको थोड़े टाइम के लिए बंद रखो, तो मैंने भी कॉलेज टाइम पे इंस्टाग्राम खोली थी, उसके बाद मैंने बंद रखा था कि वहां से लाइक आ रहे ये आ रहे, थोड़ा डिस्टर्बेंस होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कनेक्ट हो जाना है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कहीं घूमने की उसको लगा दीजिए, कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो जाना है तो बिल्कुल आइसोलेटेड में रहना नहीं। आइसोलेटेड में रहोगे तो ज्यादा डिमोटिवेट भी करोगे, बात लोगों से बात करते रहो, अपनी फैमिली मेंबर से बात करते रहो, ये अच्छा मोटिवेशन। तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन, आपने जब प्रिपरेशन की, तो आपको सबसे ज्यादा किन किन चीजों का दिक्कत सामना करना पड़ा कि हाँ, मेरे को ये होना चाहिए था? मतलब प्रिपरेशन में बहुत सारी तो ऐसी दिक्कत होती है, लेकिन खास जो दिक्कत है आपको आई प्रिपरेशन में, और मतलब कि वो कौन कौन सी दिक्कतें थी? हाँ, खास दिक्कत तो मेरे को ये रही कि मुझे कोई भी चीज कंसेप्ट समझने में तो मुझे कि भगवान की दया से कोई दिक्कत नहीं आती थी। हाँ, सीसेट में थोड़ी दिक्कत आती थी, थोड़ा मैथमेटिकल मेरा 2-4 साल से मैंने थोड़ा कर था, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आई। लेकिन दूसरी जो सोशल प्रॉब्लम्स होती है, घर की भी कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, उससे भी थोड़ा बड़ा डिस्टर्बेंस रहता है। यहाँ दूसरी प्रॉब्लम मुझे सबसे ज्यादा रह रहा था कि मुझे जब मैं दिल्ली में था, तो मुझे सुबह का खाना, दोपहर का खाना, शाम का खाना खुद ही बनाना पड़ता था। तो वो मैं 1-2 बजे लाइब्रेरी से आता था, फिर सुबह खाना बनाना, तो वो चीजें था। और बाकी जब दिल्ली में मैं रह रहा था,
रूम की अकोमोडेशन, क्योंकि हम ज़्यादा महँगा रूम अफ़ोर्ड कर नहीं पाते। तो उसकी थोड़ा प्रॉब्लम थी, लेकिन कोप अप करना पड़ता है। जैसे सिचुएशन है उसको आपको ढलना पड़ेगा अगर आपको इस सर्विस पे जाना है। कितनी कितने साल आप रहे दिल्ली में? मैं कोई 2 एंड हाफ ईयर है। तो वहाँ पे आपने सिर्फ यूपीएससी की तैयारी की, जेके की? हाँ, यूपीएससी का, जेकेपीएससी का भी टेस्ट वहाँ से मैंने दिया है। एक टेस्ट मैंने जब मैं दिल्ली की कर रहा था वहीं से दिया। तो अब जैसे अब आपने ये एग्जाम क्रैक कर दिया है, तो अब जेकेपीएससी में आप सीधे तहसीलदार पर जाएंगे। तो आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव में सबसे पहले क्या बदलाव लाने चाहेंगे? अब मुझे लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर अगर मिल जाए तो अच्छा है। अगर नहीं भी मिले तो पूरी मैं कोशिश करूँगा कि जो भी सर्विस मिला को उसमें बेस्ट करेंगे, अपना 100% देंगे। कोई भी जो सर्विस मिले हमें बिल्कुल अच्छी सर्विस करेंगे। अगर सिविल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन मिले तो मैंने पहले भी बड़े इंटरव्यू में कहा कि मैं अपना एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट आ गया, अपना जो हेल्थ केयर सिस्टम उसका इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और जितना भी पॉसिबल हो पाएगा कोई गरीब बच्चा उसकी इमदाद करते हैं, कुछ लाख एनजीओ से जुड़ के उसकी हेल्प कर पाए, जितना हमसे पॉसिबल हो पाएगा मैं बेस्ट देगा 100%। ऐसे बताया जाता है और कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है जी। उसमें बहुत सारी करप्शन होती है। जी। तो आप उस करप्शन को हैंडल करेंगे, कैसे करेंगे? उसका आपने उसके बारे में कुछ सोचा आपने कि हाँ ऐसे ऐसे, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट में वही लोग आते हैं जो गरीब होते हैं, ऑलमोस्ट उन्हीं के ज्यादा काम होते हैं। तो उनसे लोग वो थोड़े अनपढ़ भी होते हैं, तो उनसे बहुत सारी करप्शन हो जाती है, तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? देखो, करप्शन का सिस्टम ये है कि करप्शन हम खाली एडमिनिस्ट्रेशन के उंगली नहीं कर सकते। एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, जब तक पीपल करप्ट नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता कोई एडमिनिस्ट्रेशन या सिस्टम ऐसा करप्ट होता होगा। क्योंकि ऐसे कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी हमें जो गवर्नमेंट ऑफिसर या सर्विस हमें ऐसी मिलती है जैसे हम खुद होते हैं। अगर पीपल लोग ही खुद करप्ट है, क्योंकि हमें फिलहाल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो कि हमें 15 दिन का डेज का है कि 15 दिन के अंदर ये काम करना है। लेकिन कोई बंदा कह रहा है कि वो तो मुझे इमीडिएट चाहिए, और वो वहां से पैसे ऑफर कर रहा है, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं कर सकते। अगर पीपल करप्टेड है तो एडमिनिस्ट्रेशन में वही मेरे ऐसा ही लगता है। अगर पीपल पार्टिसिपेट ही हो रहे हैं, पीपल बिल्कुल अच्छे से पार्टिसिपेट करें एडमिनिस्ट्रेशन में, तो मुझे नहीं लगता कि करप्शन का कहीं स्कोप ही बढ़ता है। तो पहले लोगों को खुद सोचना चाहिए, दूसरों को वो नहीं करने से नीचे लगे। देखिए, आप जैसे अभी आप रूरल एरिया से आते हैं जी। और अपने शहर से रामबन से जो बहुत पिछड़ा वर्ग है, जी। तो उन जो दूसरे बच्चे हैं, जो दूसरा रामबन का यूथ है, उनके बारे में कुछ एक दो लाइन हम सुझाव देना चाहेंगे? हाँ, मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि आप जितनी भी बैड कंडीशन में हो, चाहे घर की हालत अच्छी नहीं है, आप अपने एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आप जो भी करो, जैसे भी करो, एटलीस्ट आप ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करने की कोशिश करो। अपना जो भी टेक्निकल कोर्स हो, वो सीखने की कोशिश करो। क्योंकि यही टाइम है अगर आपको कहीं न कहीं अगर आपको सीखना है ना, क्योंकि पैसे आप बड़े-बड़े बच्चे देखिए मजबूरी में पैसा कमाना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस टाइम पे दो कम से कम 25 या 30 ईयर तक अपना एजुकेशन सिस्टम पे ज़्यादा फोकस करो। पैसे उसके बाद कमा लोगे या जो भी घर की प्रॉब्लम्स है। तो क्योंकि एजुकेशन एम्पावर्स, ये एम्पावर करता है हमको। ये एजुकेशन नॉलेज गिव्स अस फ्रीडम। तो इससे मुझे लगता है कि हमें एजुकेशन करना चाहिए, और उसके बाद आप अपने काम पे लग जाइए। अपना अगर 33 ईयर तक कोई स्किल सीख लीजिए। तो ये कहता हूँ मैं कि बड़े-बड़े बच्चे होते हैं कि वो मतलब कि स्किल सीखने की बजाय मजदूरी करने लग जाते हैं, आप हमारे एरिया के लोग। तो मैं कहता हूँ कि अपना थोड़ा एजुकेशन प्राइवेट ही पढ़िए या कुछ भी करिए, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िए। पढ़ाई मोस्ट इम्पोर्टेंट। धन्यवाद जितेंद्र सिंह जी, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक और यू। मैं आपको फिर से अपने जेवी ब्रॉडकास्ट की तरफ से आपको मुबारक दे रहा हूँ, और आपको, आपके परिवार को और आपके दोस्तों के लिए, आपके इस अचीवमेंट्स के लिए। थैंक यू सर। देखा एक गांव का व्यक्ति कितना मतलब पिछड़े वर्ग से उठ के यहाँ तक अपने संघर्ष करते हुए यहाँ तक आए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ भी मुमकिन है, बस अपनी मेहनत पे तो अपनी विश्वास रखना। धन्यवाद। आप देख रहे हैं जेवी ब्रॉडकास्ट, हमारे साथ बने रहिए।